नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 होगा। जिन अगर अभी नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पिछले 5 जो प्रैक्टिस सेट चले गए हैं उनको भी देखिए। और बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर है 1000 प्रश्नों का, वो भी उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है बिहार जीके जीएस करके, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। खान सर की पुस्तक से वो बनाई गई है। और ये है हमारा IAS रंजीत सर की पुस्तक, जो कि जिसमें कि 20 सेट दिया हुआ है। तो ये हमारा आज छठा प्रैक्टिस सेट है। और इसी प्रकार से मैं सोच रही थी कि एक दिन NCERT का जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक जो बुक है उसके सारे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लें। तो 1 से जो 12 तक बुक है NCERT की, उसकी हम लोग ऐसे ही सेट चलाएंगे। एक दिन पॉलिटिक्स करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर क्लास 7 की करेंगे। तो इस प्रकार से आपके सारे कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए। और चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हम लोग पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है हमारा, किरात अर्जुनियम पुस्तक किसने लिखी थी। किरात अर्जुनियम वो पुस्तक है, वो किसने लिखी थी, तो वो लिखे हैं भैरवी ने। अच्छा, भैरवी का समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, शताब्दी माना जाता है। ये किरात क्या है, तो किरात का मतलब होता है रूपधारी शिव और पांडुपुत्र अर्जुन के बारे में ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो किरात का मतलब शिव होता है। अर्जुनियम देखिए नाम बोलने से ही आ रहा है ना, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, भैरवी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व क्या है, मतलब द्रविड़ शैली की पहचान क्या है। तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विमान। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। इसका मतलब होता है कि गर्भगृह के ऊपर एक मीनार, एक सीढ़ी नुमा पिरामिड की तरह आप दक्षिण भारत की मंदिरें देखेंगे कि इसी प्रकार से मतलब सीढ़ी नुमा की तरह बनी बनी चली जाती है। और उसके ऊपर जो है वास्तुकला यानी शैली इतनी अच्छे से वो चित्रकारी की हुई रहती है दक्षिण भारत की मंदिरों को कि देखने में बहुत रमणीय लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महाबलीपुरम स्थित एकास्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। महाबलीपुरम स्थित एकास्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है, तो प्रसिद्ध नाम क्या है, वो है रथ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है, यानी जैन मंदिर जो दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, मतलब सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो देखिए इसका एक ट्रिक आप याद कर लीजिए, हसीन मौर्य। हसीन मौर्य, हसीन मौर्य ऐसे बना लीजिए, हसीन मौर्य। अब इसको हम बताते हैं। ह से हो गया हर्यक वंश, स से शिशुनाग, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश और म से मौर्य वंश। तो पहले हर्यक वंश का कितना शासनकाल है, तो वो है 544 से 412 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका हर्यक वंश का हो गया। उसके बाद क्या आया हमारा, शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का क्या है, तो 412 से 344 ईसा पूर्व। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है हमारा नंद वंश। तो नंद वंश का शासनकाल कितना है, तो नंद वंश का शासनकाल है 344 से 322 ईसा पूर्व। कितना है, 344 से 322 ईसा पूर्व। इसके बाद हमारा आता है मौर्य काल। मौर्य काल का कितना है, तो 322 से 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये सब इसका क्या हो गया आंसर। तो पहले हमारा क्या आएगा, पहले आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1 और लास्ट में 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 2 में है 2 1 3। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो इसी प्रकार से याद रखना है जोड़ जोड़ करके। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो ये सभी को पता होगा, फतेहपुर सीकरी। अकबर जी की जो दूसरी राजधानी थी वो फतेहपुर सीकरी थी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो ये डिज़ाइन किया गया है फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है उसको डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार में किस जिले में अबरक का भंडारण है, तो बिहार के गया जिले में अबरक का भंडारण। अच्छा, अबरक का सबसे प्रमुख भंडारण राज्य कौन कौन से है, तो वो हो गया आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और राजस्थान। इन 4 जगहों पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और बिहार में अकेले 22% अबरक का उत्पादन किया जाता है बिहार में। ठीक है, यानी दक्षिणी पूर्व गया में। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है। सोन और गंगा नदी का जो संगम है वो बिहार के किस जिले में होता है, वो पटना में। सोन आकर के मिलती है ना गंगा नदी में, तो कहाँ हो गया, पटना हो गया।
अगला प्रश्न, बिहार का, देखिए जो बिहार से जुड़ा हुआ है ना वो तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो ही गया। तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो कौन सा है, वो है कनवर झील। और कनवर झील को कबरताल झील भी दे करके लिख सकता है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है बेगूसराय जिला में, ठीक है। जो कनवर झील है वो कहाँ स्थित है, बेगूसराय जिले में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, ब्रह्मयोनी जो हिल है वो बिहार के किस जिले में स्थित है, तो वो बिहार के जिले में स्थित है। किस जिले में, वो है गया में। गया में मतलब अधिकतर चीज़ें स्थित है यार। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, गया जिले में स्थित है। और रामसर स्थल कहाँ है, तो ये कनवर झील जो कि बेगूसराय जिले में स्थित है। बिहार में सबसे ज़्यादा अभ्रक भंडार कहाँ पाया जाता है, वो भी गया में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 11 का ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था, तो वो किया जाता था जूट के लिए। और जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछ दे कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन दे देगा तो जूट को जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बाड़ूंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। जो बाड़ूंग सम्मेलन है वो इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। ऑप्शन देखिए, गठबंधन आंदोलन, इंडोनेशिया चीन संबंध, यूएसए वियतनाम युद्ध, या फिर ASEAN का गठबंधन। तो वो था इंडोनेशिया और चीन संबंध, जो कि इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था। अच्छा, कौन वो महान संगीतकार था जो राज्य का शासक भी था, तो इसमें से कौन था, वो थे स्वाति तिरुनल। कौन थे, स्वाति तिरुनल जो थे वो राज्य के शासक भी थे। पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था, तो पेशवा क्या होता था, तो वो होता है अष्टप्रधान का प्रमुख होता था, ठीक है। पेशवा तो किसके शासनकाल में इसे समाप्त कर दिया गया, तो वो कर दिया गया था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। आंसर हो गया डी। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, वो कौन सा चार्टर एक्ट था, तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट। आंसर हो गया बी, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें कि चीन के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध था, व्यापारिक एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शंस देख लेते हैं कि कब प्रस्तावित किया गया। 17 भारतीय परिषद अधिनियम 1893 में, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, या फिर नेहरू रिपोर्ट में। तो इसको कब किया गया था, सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था, वो किया गया था नेहरू रिपोर्ट में। इसका आंसर क्या हो गया, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। मतलब महासंघ का विचार सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तावित किया था और इसे मुस्लिम लीग द्वारा क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, तो पिट्स इंडिया एक्ट को क्या माना जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट, यानी विनिमय अधिनियम था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, और इसी में द्वैध शासन प्रारंभ भी हुआ था इसी शासनकाल में, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार कौन था। दिल्ली में केंद्रीय जो सचिवालय है उसके उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार कौन था, तो वे थे सर एडवर्ड लुटियंस। सर एडवर्ड लुटियंस जो थे एक ब्रिटिश वास्तुकार थे और इन्होंने दिल्ली में जो केंद्रीय सचिवालय है उसके उत्तरी दक्षिणी ब्लॉक के डिज़ाइन के साथ साथ इंडिया गेट, वायसराय हाउस यानी राष्ट्रपति भवन का भी डिज़ाइन किया था। तो एडवर्ड लुटियंस। निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थल स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है। पूछ रहा है कि स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, तो वो है काशी विश्वनाथ मंदिर। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। एलोरा गुफा है, कुतुब मीनार है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी क्या है, यूनेस्को की सूची में है, लेकिन नहीं पूछा है तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व स्थान कौन सा है, तप्त स्थान, गर्म, यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स अल अल्जिया लिबिया। अल अल्जिया और लिबिया सबसे अधिक गर्म स्थान है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। कुछ प्रश्नों को हमें रटना होगा, इसीलिए रटते चलिए। निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेपण नहीं है, मतलब खनिज निक्षेपण ही नहीं है, कौन से देश में, तो वो है हमारा स्विट्जरलैंड। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, कि यहाँ पर कोई भी खनिज निक्षेपण नहीं है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के वन्य मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश के वन जो होते हैं वो शैवाल तथा काई से बने होते हैं। अगला प्रश्न, ज्वारीय वन को क्या कहते हैं, तो ज्वारीय वन को क्या कहते हैं, सदाबहार वन, मानसून वन, मैंग्रोव वन, या फिर शंकु वृक्षी वन। तो ज्वारीय वन को हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है। मैंगो याद रखिए, मैंग्रोव वन कहते हैं ज्वारीय वन को। पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार
का क्या प्रतिशत है? पृथ्वी के भूखंड पर जो उष्णकटिबंधीय वन है उनका विस्तार कितना प्रतिशत है? तो वो है 7%। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? सबसे अधिक जिला पूछ रहा है कि किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्वी में, उत्तर पश्चिमी में, दक्षिण पूर्वी या फिर दक्षिण पश्चिम? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में जो है कृषि जलवायु के सबसे अधिक क्षेत्र जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? किसको भारत की जो है श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नेल्लूर को। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? भारतीय जो मानक समय है वो किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो किस रेखांश पे? वो सभी को पता है, 22.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पे। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न, भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग है, देखिए भारतीय तटरेखा की पूछ रहा है, तो भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? वो है 7500। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? भारत में जो विशालतम समुद्र तट है वो कहाँ पर है? तो वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु नीचे है ना, तो सबसे विशालतम समुद्र तट वहीं है। चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? चुंबी घाटी पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है सिक्किम में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो वो है कोयला क्षेत्रों से। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में एक दो ऑप्शन जो है इधर उधर हो जाते हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा और आप लोग सही आंसर गूगल पे सर्च मार के देख लीजिएगा। और नहीं तो अगर जैसे ही मुझे पता चलता है, कोई कमेंट्स कर देता है, तो मैं उसको पिनअप कर देती हूँ सही आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हजारीबाग, नेवली, झरिया, राउरकेला, एक तरफ जो मतलब स्थान का नाम दिया और एक तरफ जो सारे हैं कोयला हो गया, लोहा हो गया, इनका नाम दिया और मिलान करना है कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ पर पाई जाती है। तो हजारीबाग में क्या पाया जाता है? हजारीबाग में 1 का डी हो जाएगा, अब्रक पाया जाता है। नेवली का क्या हो गया? तो नेवली का भूरा कोयला। देख लेते हैं कि एक का डी और दूसरा का सी किस में स्थित है। एक का डी तो 2 को में मिल गया और सी भी 2 में मिल गया, यानी ये दोनों ऑप्शन तो हट गया, तो इस प्रकार से मिलाना है, बी और डी बच गए। अब तीसरा देख लेते हैं, झरिया। झरिया में क्या मिलता है? ये सभी को पता होगा कि झरिया में कोयला मिलता है, तो ए हमारा किस में आ गया? अब आगे वाला देखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाली जो हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? कौन सा हिमालय का जो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच जो है आने वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं असम। असम जो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जो आती है उसे असम कहते हैं। ठीक है, असम राज्य आता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला पूछ रहा है कि किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पश्चिमी घाट को। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? लाभ के जो है नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस देखिए, J.A. सुपिटर, P.M. सैमुएलेंस, एल्फ्रेड मार्शल या फिर डेविड रिकॉर्ड। तो ये दिए थे J.S. सुपिटर, और कब दिए थे? तो 1934 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक के नाम से जाना जाता था, यानी इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? वो कौन सा बैंक था? तो वो बैंक था भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, उसको किस नाम से जानते थे? इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे। कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के लिए के नाम से जाने जाते हैं? 3 वर्ष जो है योजना वो अवकाश के नाम से जाने जाते हैं। वो कौन से 3 वर्ष योजनाएं थी? तो वो थी 1966 से 1969। ये तीनों जो है अवकाश के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? कौन सी समिति जो है बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? तो वो जुड़ी हुई है नरसिंहम समिति। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय, लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिर हो तो वह होती है, तो वह क्या होती है? वो होती है गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किस विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? ये संदर्भित है संघ सरकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में या फिर भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में। तो ये संबंधित है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में कि किसी भी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा नहीं किया जाएगा, उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? तो ये तो सभी को पता होगा कि निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? वो किया गया है अनुच्छेद 29 में। 29 छुआछूत किस में कहा गया है? तो वो कहा गया है अनुच्छेद 17 में, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 29 में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? देखिए, अल्पसंख्यकों को मान्यता पूछ रहा है कि किस आधार पर प्रदान की गई, तो वो की गई है धर्म के आधार पर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों को व्यावृत्ति संदर्भित है। कहाँ पर संदर्भित है? तो ये संदर्भित है मूल अधिकार में संदर्भित है, अनुच्छेद 31A के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते सकते हैं? तो देखिए, पहले 62 था, लेकिन अब क्या हो गया है? अब हो गया है ये 65 वर्ष। 2010 में जो है इसको 62 से बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो है वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो वो अनुच्छेद है 167। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? निवारक निरोध अधिनियम पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो वो है विदेशी मुद्रा विनियम। आंसर डी हो गया इसका आंसर कि ये जो है क्या नहीं है? तो निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। मतलब किस अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, ये संदर्भित है? ऑप्शंस दिया है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ये मूल अधिकार में संदर्भित है कि जो बच्चे हैं कारखानों में, 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में मतलब काम नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नीति निर्देशक या फिर मूल अधिकार। तो 31B अगर बोल दिया तो वो हो गया मूल अधिकार के तहत आता है। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च ताप किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है सिलेंडरों में वायु की संपीड़ित करके ये प्राप्त किया जाता है तापमान को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? ऑप्शन क्वेश्चन क्या था हमारा कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो किस कारण से तैरते हैं तो वो तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, शब्द इंसुलेशन यानी आपतन का अर्थ है, इंसुलेशन का क्या अर्थ है? तो वो अर्थ है आपतित सौर विकिरण। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, आपतित सौर विकिरण। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? किस अभिक्रिया द्वारा जो है रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो वो किया जाता है डायलिसिस के द्वारा। डायलिसिस के द्वारा जो है रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से संयोजित होता है क्या कहलाता है? वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से संयोजित होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा आयन मंडल। क्या कहलाता है? आयन मंडल कहलाता है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो वो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि 0 में रखा जाए तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण करती है? वो कौन सी ग्रंथि से करती है? तो वो करती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से तापमान को भी नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स को नियंत्रित करती है? वो है हाइपोथैलेमस है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से मनुष्य किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? मतलब किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो वो किस में नहीं होता है? तो वो नहीं होता है तंत्रिका में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि तंत्रिका में जो है कोशिका का विभाजन नहीं होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है? तो वो है अग्नाशय। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? एल्जाइमर रोग। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, एल्जाइमर रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है। 61 क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? वो थी कलकत्ता। दिल्ली कब राजधानी बनी? तो 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1920 में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया था? तो वो ले लिया गया था चौरा चौरी जो गांव सत्याग्रहियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी और जिसमें से 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जिंदा मारे गए थे। तो वो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया।
गंगा के मैदान को एक डैश रूप में वर्णित किया गया है, तो किस में वर्णित किया गया है? वो किया गया है जोशी क्लाइन में, जोसिन क्लाइन में इसको वर्णित किया गया है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे महात्मा गांधी। कब? तो 1904 में जोहान्सबर्ग में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो कौन सा वो मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करके। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये सभी को पता होगा, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो वो है जलियांवाला बाग से। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो वो है बुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो वो दिए थे मोहम्मद इकबाल। कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है वो सबसे कम है? तो वो है शनि का। शनि का घनत्व जो है सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित अच्छा पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हुंगुल मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हंगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी, क्योंकि जो गलत पूछा है वही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सूची दिया हुआ है, रुकिए छोटा करने दीजिए। सूची 1 और 2 दिए गए हैं। देखिए, एक में खनिज दिया हुआ है, दूसरे तरफ उनसे जो जुड़े हुए जो भी वर्षा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मतलब किस चीज़ से कौन सा कारण होता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। खनिज, सौर ऊर्जा, बायोगैस, वन आरोपण, वर्षा, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, समाप्त होने योग्य, असमाप्त होने योग्य। अच्छा, इसे तो इसका तो इजी है। खनिज क्या हो सकता है? खनिज क्या हो सकता है? खनिज समाप्त हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? खनिज का ए, यानी ए का तीसरा। ए का तीसरा इसमें हम लोग ऑप्शंस पे ढूंढते हैं, तो ए का तीसरा 2 में दुआ है, यानी ये दोनों हट गया। तो ए और बी। अब बी में सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा कभी समाप्त ही नहीं होगा, असमाप्त होने योग्य है, तो बी का क्या हो गया? 4th हो गया। बी का 4th दोनों में दिया है। बायोगैस क्या है? तो बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, तो बायोगैस क्या हो गया? दूसरा। अब सी का दूसरा किस में दिया है? ए में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। खनिज समाप्त होने योग्य है, सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य, वन आरोपण किसमें होगा? वर्षा में, और बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कब होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? प्रदूषक संकेतक पूछ रहा है कि कौन सा पौधा है, तो वो है लाइकेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? स्वच्छ रखने के लिए पूछ रहा है। पेट्रोलियम उत्पादन, वन उत्पादन, नाभिकीय विखंडन या फिर सौर सेल। तो पर्यावरण को प्रदूषण रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सौर सेल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची दिया हुआ है, एक तरफ राज्यों के नाम दिया हुआ है, एक तरफ उनसे जुड़े हुए कुछ स्थान दिए हुए हैं, तो देखते हैं। दाचीगम, पापीकोंडा, सरिस्का और बांदीपुर। अब आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और कर्नाटक। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो दाचीगम कहाँ पर है? वो है जम्मू कश्मीर, नाम से ही पता चल रहा है जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज में। नेक्स्ट है पापीकोंडा। पापीकोंडा कहाँ है? तो पापीकोंडा जो है वो है आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सरिस्का कहाँ पर है? तो सरिस्का जो है वो है हमारी राजस्थान में। सरिस्का है राजस्थान में। और बांदीपुर कहाँ है? तो बांदीपुर है हमारा कर्नाटक में। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। ए का क्या है? ए का 2 किसने दिया हुआ भैया? 2 1 दिया हुआ है बी में। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, कि दाचीगम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का है राजस्थान और बांदीपुर है कर्नाटक में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। निम्नलिखित युग्मों में से सही कथन चुने। पर्वत, अजैविक अव्यय, हरे पौधे, वर्षा। एक तरफ दिया है सर्वाधिक स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जीवाणु, वर्षा पारिस्थितिकी तंत्र और ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें क्या पूछा है कि सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित क्या है? हरे पौधे का पारिस्थितिकी तंत्र, यही सही सुमेलित है, बाकी सब तो गलत है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? वर्षा होगी नहीं, गर्मी होगा, तो ये सारे गलत है। सही क्या है? हरे पौधे और पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से
संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? संतृप्त क्षेत्र पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा है, तो वो है पश्चिमी घाट। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि संतृप्त क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी घाट है। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवासीय विनाश जैव विविधता के मुख्य होने का कारण है। निम्नलिखित में से किसे मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो है मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में माना जाता है, तो वो माना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक मुख्य कारण क्या है? तो भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक मुख्य कारण क्या है? जानवरों को दर्द निवारक दवा देना इसका मुख्य कारण है। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं। सिगरेट के जो धुआं है उसमें मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। आंसर क्या हो गया? सी हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आर्सेनिक द्वारा पूछ रहा है कि कहाँ पर जो है जल प्रदूषण सबसे अधिक होता है? वो होता है पश्चिम बंगाल में। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्ययन जोड़ा गया था? 87 हमारा ये क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर होगा 2011-12 में जो है धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्ययन जोड़ा गया था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 88 प्रश्न, कौन सा कथन सही है? जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक चक्रीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह पोषण के ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है तथा प्रगामी बढ़ते पोषक स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो नहीं, जो इसका आंसर जो होगा वो होगा जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशा में होता है। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? वो कौन सा है जो जल लवणता के प्रवणता को दर्शाता है? वो दर्शाता है हमारा हेलोक्लाइन। क्या दर्शाता है? हेलोक्लाइन जो है जल की प्रवणता को दर्शाता है। एंड लास्ट प्रश्न है 90। लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? जलवायु परिवर्तन का जो है क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है, तो किससे? आइस कोर से यह प्राप्त किया जाता है। तो इसके बाद मैथ चालू हो गया फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग के ये 90 प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण लगे होंगे। 1 से 2 बार आप लोग ज़रूर देखिए जिससे कि ये सारे प्रश्न याद हो जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।